Hello everyone and welcome back. So today we are going to start with derivation of Newton's inverse square law. लेक्चर नंबर 1 आप पहले देख लेना, उससे थोड़ा बेटर क्लियरिटी मिलेगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं. अगर डायरेक्टली आप लोग लेक्चर 2 पे जंप करोगे तो शायद से कुछ कंसेप्ट आपको ना समझ में आए. चलो देखते हैं क्या बात किया गया. डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. अभी तक बोर्ड के एग्जाम में कभी डेरिवेशन आया नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन आ नहीं सकता और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर होता है बट एग्जाम में आ जरूर सकता है. तो देखते क्या है इसका कंसेप्ट वाले पार्ट में. क्या बोल रहे हैं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे हमने फर्स्ट किया था फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. हमने ये फॉर्मूला किया था. ये फॉर्मूला किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था. और ये वाला कौन सा था? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्सल लॉ में क्या बोला था? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये वाला फॉर्मूला बताएगा. तो फोर्स दो चीज पे डिपेंड कर रहा था. एक तो उसका वजन, मैंने दो अलग अलग पार्ट में बताया था. एक तो उसका वजन और दूसरा उसका डिस्टेंस. डिस्टेंस का इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं हम लोग कि लाइक सपोज ये दो मैग्नेट के बताते हैं. अगर दोनों मैग्नेट है और दोनों नजदीक रहेंगे तो इन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एक दूसरे को पुल ज्यादा जोर से कर रहे होंगे. बट जैसे जैसे मैग्नेट्स दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होने लग जाएगा. बट ऑब्वियस है, तो ये उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है. तो सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. ये वाला पार्ट न्यूटन ने प्रूव कैसे किया, वो वाला पार्ट समझते हैं यहाँ पर कि उसने रूल बनाया कैसे. अब जो फोर्स अंदर की तरफ जाता है उस वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. जो भी फोर्स सेंटर सीकिंग होता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोला था. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर 1 विद सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है mv स्क्वायर अपॉन r. ओके, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं. अब सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर वेलोसिटी, जो हम लोग ने 9th में सीखा था. वेलोसिटी वाला पार्ट, स्पीड और वेलोसिटी दो था. स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ स्पीड वाला पार्ट ही चल रहा है. तो मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस वाला पार्ट. अब डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं. अर्थ और सन के अंदर कौन मूव कर रहा है? तो बट ऑब्वियस है अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट नहीं लेने का एक और रीजन ये भी है, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे घूम के वापस आ जाएंगे तो जीरो हो जाता है. तो लोग अर्थ का वेलोसिटी जीरो तो नहीं कंसिडर कर रहे ना, तो उसके लिए उसको स्पीड ही बोलेंगे. ओके, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ डिस्टेंस वाला पार्ट क्या है? डिस्टेंस कैसा? अगर इस पॉइंट से, लाइक एक पॉइंट बता देता हूँ, यहां से हम लोग यहाँ पर चले गए तो ये वाला पार्ट उसका डिस्टेंस हो गया. इस वाले पार्ट में अर्थ यहां से पूरा एक चक्कर लगा के फिर से यहाँ पर आ रहा है, तो उसने एक सर्कुलर पाथ फॉलो किया. सर्कुलर मतलब ये क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस हो गया. तो ये सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम. किसी किसी को कंफ्यूजन आ सकता है, और कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर आपने सर्कमफ्रेंस बोला, सर्कमफ्रेंस तो सर्कल का होता है और ये तो एक एलिप्स है, एक शेप ना. तो न्यूटन ने जब एक डेरिवेशन किया था तो उसने इसको एलिप्स नहीं कंसीडर करते हुए सर्कल ही कंसीडर किया था. उसने ऐसा सोच लिया कि सन सेंटर है और सर्कल पाथ में अर्थ गोल गोल घूम रहा है, तो उसने एलिप्स वाला पार्ट नहीं किया. उसके लिए वहां पर सर्कमफ्रेंस यूज कर रहे हैं. ठीक है, वो न्यूटन ने किया है, उसके लिए हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. वेलोसिटी, वेलोसिटी वाला पार्ट इज v. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला इज 2 पाई r अपॉन t. दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला अपने को? 2 पाई r अपॉन t. इस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो v का वैल्यू हम लोग को मिला है वो हम लोग इस वाले पार्ट में यूज करेंगे. तो देखो क्या बनता है. फोर्स इज इक्वल्स टू m एज इट इज. v की जगह पे हम लोग पूरा पार्ट ये यूज करेंगे विच इज 2 पाई r अपॉन t. बट v के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर डालेंगे. अपॉन नीचे वाले पार्ट में क्या बचेगा हमारे पास? नीचे बचेगा t. ओके, सॉरी r, नीचे r बचेगा. ओके, सबने क्या कर दिया? m एज इट इज, v की जगह पे 2 पाई r अपॉन t ये वाला वैल्यू यूज कर लिया और नीचे r है वो r लिख लिया. अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. ब्रैकेट सॉल्विंग वाला पार्ट क्या होगा? इसको हम लोग को स्क्वायर करना है. सबसे पहले f इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4. पाई का स्क्वायर करोगे तो बनेगा पाई स्क्वायर. नीचे m भी है आगे और r का स्क्वायर करोगे तो आएगा r स्क्वायर.
दी होल अपॉन, नीचे टी भी तो है, टी का स्क्वायर करोगे तो बनेगा टी स्क्वायर, और एक आर ऑलरेडी बचा है तो इंटू आर। ठीक है, तुमने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम बचा हुआ था तो एम लिखा, आर का स्क्वायर भी आर स्क्वायर, मैं सिर्फ शफल करके आर को लास्ट में रखने का ट्राई किया, वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, नीचे टी है तो उसका टी स्क्वायर, और नीचे आर भी है तो उसको आर को साइड में लिखा, तो ये पूरा पार्ट का स्क्वायरिंग यहाँ पर कर दिया, और एम और आर तो एज इट इज लिखा हुआ। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है ये वाला आर, और यहाँ पर आर का मतलब 2 आर है तो एक आर तो चला जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिला, एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, ये अपना बचा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट इज केपलर वाला पार्ट। केपलर वाले पार्ट के लिए पहले बता दो केपलर का रूल में कहां से यूज करेंगे इसके अंदर। केपलर का थर्ड रूल वाज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला था केपलर का थर्ड रूल। कांस्टेंट हटा के हम लोग लिखते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। अब के वाले पार्ट को अकेला करेंगे तो नीचे ले आएंगे, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। अब मुझे किसी तरह से ये वाला पार्ट यहां पर यूज करना है, तो मेरे पास टी स्क्वायर तो दिख रहा है बट मेरे पास आर क्यूब नहीं है, तो मुझे ये आर क्यूब लाना पड़ेगा। तो ये आर क्यूब आएगा कैसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक आर है तो मुझे और आर क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 आर का और पुटअप करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चेंज तो नहीं कर सकते, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और आर स्क्वायर से डिवाइड भी करेंगे, सो दैट जो हमारा इक्वेशन है वो चेंज ना हो। तो ये वाले पार्ट में हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, ये वाला पार्ट मैंने एज इट इज लिखा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग को टी स्क्वायर और आर क्यूब एक साथ चाहिए, तो मैं इसको अलग करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखो कैसे अलग करेंगे, 4 पाई स्क्वायर एम, आर इंटू आर करके लिखेंगे आर क्यूब, ये हम लोग को करना ही था, और टी स्क्वायर आर क्यूब के नीचे मतलब ये वाला रिलेशन चाहिए, तो मैं टी स्क्वायर ऐसे करेंगे, और तो ये आर स्क्वायर को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ओके, ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज हम लोग को क्या चाहिए था, के का टी स्क्वायर आर क्यूब को साथ साथ में करना था। हम लोगों ने साथ में तो कर दिया, बट तुम लोग सर कब से तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, सर टी ऊपर चाहिए, अपने को टी नीचे मिला है, यहाँ पर आर क्यूब नीचे चाहिए, यहाँ पर आर क्यूब ऊपर मिला, तो उल्टा मिला है ना, तो ना इसको उल्टा कर देते हैं, तो इसको उल्टा कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ऊपर हमारे पास आर क्यूब है, नीचे हमारे पास टी स्क्वायर है, तो ये क्या मिलेगा, 1 अपॉन के मिल जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू मुझे 1 अपॉन के यूज करना है, तो हम लोग को मिलेगा एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के, मैंने इस पूरी की जगह पे के 1 अपॉन के यूज कर लिया। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अब पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वो चीज होती है जो कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स वाले पार्ट को इज इक्वल टू 4, 4 इज अ नंबर, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। पाई इज अगेन अ कांस्टेंट, 22/7 एक वैल्यू होता है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। एम का मतलब होता है मास, मास ऑफ द अर्थ। क्या मास ऑफ द अर्थ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैसा कुछ है क्या, अर्थ का मास तो उतना ही रहने वाला है, ये भी कभी चेंज नहीं होने वाला है। 1 अपॉन के इज अ कांस्टेंट ऑफ केपलर, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज होता क्या है, तो चेंज बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर, मतलब 4 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, mass is a constant and 1 upon k is a constant. The only thing which changes is r. r मतलब क्या हो गया, it is the distance from the sun and the planet. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ लिख लेते हैं, so f is equals to 4 pi square m upon k into 1 upon r square. ये पार्ट से कभी भी फोर्स में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फर्क पड़ेगा तो किसकी वजह से फर्क पड़ेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर से। इसी वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब एक्चुअली हमने क्या प्रूव कर दिया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन आर स्क्वायर।
where r is nothing but the distance between the sun and the planet. क्लियर है? अब थोड़ा सा लॉजिक देखो, अभी कैसे हो गया, सन और अर्थ है, अर्थ के बाद मास आता है, तो डिस्टेंस ऑफ मास थोड़ा और ज्यादा होगा, तो उसका जो स्पीड होगा वो और कम हो जाएगा, बिकॉज जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा स्पीड कम होगा। तो क्या अर्थ का स्पीड कभी चेंज हो सकता है कि नहीं? और तुम लोग सोच रहे हो कि सन सेंटर में है और अर्थ तो कंटिन्यूसली एक ही ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, तो इसका तो डिस्टेंस सन से चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड में कुछ चेंजेस आना ही नहीं चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ चेंज नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो देखो हम लोगों ने एलिप्स बनाया, एक्चुअली सन को एक फोकस पे होता है और अर्थ को एक प्लैनेट ऑर्बिटिंग कर रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा होगा जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, मतलब अर्थ बहुत दूर चला जाएगा, बट जैसे रोटेशन स्टार्ट होगा, मतलब रोटेशन चल रहा होगा, वो धीरे धीरे सन के पास आ रहा होगा और फिर दूर जा रहा होगा, पास आ रहा होगा, दूर जा रहा होगा। तो इसमें हो क्या रहा है समझो, जब वो सन से बहुत दूर होगा तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिक सन उसको धीरे 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 खींच रहा होगा, बट जैसे ही वो सन के नजदीक जाएगा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ कम होगा तो अर्थ थोड़ा फास्टर मूव करेगा, और जब वो थोड़ा सा दूर जाना स्टार्ट करेगा उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, तो अर्थ का स्पीड भी थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट इज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। अब हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स हमने ऑलरेडी सुना हुआ है। हाई टाइड मतलब क्या ही सर, पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा होता है। लो टाइड मतलब क्या होता है, पानी बहुत पीछे होता है। जब हम बीचेस जाते हैं, जब तुम बीचेस जाओगे तो बट ऑब्वियसली बारिश के टाइम में ऐसा होता है ना, बारिश में मानसून आता है तो तुमको थोड़ा दूर रखने का बोलते हैं, शोर से थोड़ा दूर रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर हाई टाइड होगा तो पानी बहुत ऊपर ऊपर तक उड़ रहा होता है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, फिर से कंसेप्ट ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं दैट्स अर्थ। मैं स्टार्टिंग में बताया था हम लोग अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं। अर्थ के ऊपर सिर्फ इंसान नहीं रहते हैं, वहां पर पानी भी है। तो वाटर वाला पार्ट कहाँ होगा, वाटर क्या अर्थ के अंदर होगा? जैसे हम ह्यूमंस अर्थ के ऊपर रहते हैं वैसे पानी भी अर्थ के ऊपर ही है, कोई पानी अर्थ के अंदर नहीं है। तो जो वाटर होगा वो अराउंडली क्या होगा, सरफेस, मतलब इस वाले एरिया पे ही वाटर वाला पार्ट रहेगा। इसे समझाने के लिए बताता हूँ कि मान लो कि यहाँ पर ऐसा वाटर वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा H2O। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, फिजिक्स से, बट H2O लिख रहा हूँ शॉर्ट में। अब दिस इज योर सेंटर ऑफ द अर्थ। अब हाइटेड आता क्यों है? हाइटेड तब आता है जब वाटर का कोई पार्ट मून को डायरेक्ट फेसिंग कर रहा होगा। तो मून को डायरेक्ट फेसिंग करने के समझा लेते हैं कि मान लो यहाँ पर मून है, दिस इज योर मून। अब मून वाले पार्ट, जब मून किसी वाटर के फेसिंग कर रहा होगा तो वो अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अर्थ के पास ग्रेविटी है, अर्थ के पास ग्रेविटी है, अगर मैं मार्कर को रिलीज कर रहा हूँ तो बट वैसे मार्कर नीचे गिरने वाला है। ये मार्कर नीचे क्यों गिर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी है। जैसे अर्थ के पास ग्रेविटी है वैसे मून के पास भी अपना ग्रेविटी है, बट मून छोटा है तो उसका ग्रेविटी भी कम है। अर्थ बड़ा है तो उसका ग्रेविटी ज्यादा है, जितना मास ज्यादा होगा उतना ग्रेविटी ज्यादा होगा। ओके, तो मून बहुत छोटा है कंपेयर टू अर्थ, उसके लिए इसका ग्रेविटी कम होगा, बट ग्रेविटी तो है। अगर ग्रेविटी रहेगा तो ग्रेविटी क्या करेगा, इस पानी को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। तो मून जिस पानी को फेस कर रहा होगा वो एरिया में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हाई टाइड आ जाएगा। अब लो टाइड कहाँ आएगा, तो टेक्स्ट बुक ये बोल रही है जहां पर मून का फेसिंग होगा उसके एग्जैक्टली 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर जो एरिया रहेगा वहां पर आएगा लो टाइड। तो ये वाला रीजन हो गया लो टाइड। अगर इस रीजन में हाई टाइड है, मून यहाँ पर फेसिंग है, तो ये स्ट्रेट का 90 डिग्री ये वाला पार्ट होगा। वैसे नीचे भी तो होगा, तो ये वाला पार्ट भी फिर से क्या बना रहा होगा, 90 बना रहा होगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, लो टाइड आएगा। तो ये हाई टाइड है, यहाँ लो टाइड है, तो इस रीजन का क्या, इस रीजन पे भी क्या होगा, तुम लोगों को हाई टाइड ऑब्जर्व करने मिलता है। क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, सर मून इस तरफ है अर्थ के, मतलब समझ लो ये अर्थ है, मून यहाँ पर है, तो इसके इस तरफ तो कोई ग्रेविटी ही नहीं है, तो ये वाला पर हाई टाइड कैसे आ गया? तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा थियरी वाला पार्ट है, ऐसा कंसेप्ट है, बोलते हैं
कोई ड्रीम में ऐसा नहीं हो सकता कि मून अर्थ को खींच ले, बट हम ऐसा बोलते हैं कि मून की ग्रेविटी सिर्फ पानी पे एक्ट नहीं कर रही है, इस पूरे रीजन पे एक्ट कर रही है। तो हल्का सा अर्थ भी मून की तरफ खींचा चला जाता है। अगर अर्थ थोड़ा सा ड्रैग हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वाटर का लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके लिए यहाँ पर भी क्या होगा, हाई टाइड हो गया। ओके, सो हाई टाइड कहाँ होता है, जब मून फेसिंग होगा वहां पर हाई टाइड होगा, और उसके 90 डिग्री में क्या होगा, लो टाइड होगा। टेक्स्ट बुक इतना ही बोलता है, बट तुम लोग एक और बात बोल सकते हो कि अर्थ हल्का सा ड्रैग होता है, इसके वजह से दूसरे पार्ट पे भी क्या होता है, तुम्हारा हाई टाइड होता है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। कोई क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं है टेक्स्ट बुक के पीछे, अब हम देखोगे तो हाई टाइड लो टाइड पे तुमको कुछ क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट वाला पार्ट इज अर्थ ग्रेविटेशन। अर्थ ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन वर्क कैसे करता है? सिंपल एग्जांपल, मान लो मैंने इस मार्कर लिया और मैंने मार्कर को ऊपर फेंका तो नीचे आ गया। जब मैं कोई फोर्स को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ऑब्जेक्ट ऊपर ट्रैवल जरूर करता है, बट वो विद टाइम नीचे भी आ जाता है। एक पॉइंट तक जाएगा जहां तक मेरा फोर्स होगा, वो फिर से नीचे आना स्टार्ट करता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो लोग क्या सिंपली बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल, इसको हम लोग ग्राउंड लेवल GL लिख देता हूँ। GL इज ग्राउंड लेवल। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकना स्टार्ट करूंगा, मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जाना स्टार्ट करेगा, उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन इज, जब उन्होंने किसी फोर्स से ऊपर भेजा होगा, वो एक स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, धीरे धीरे अर्थ की ग्रेविटी, लाइक यहां से मान लो यहां पर आ गया, अर्थ की ग्रेविटी उसको कंटिन्यूसली नीचे की तरफ खींचने का ट्राई कर रहा है। जैसे कि तुम लोग लाइक सपोज तुम लोग प्लेज स्कूल में प्लेज लेते रहोगे, तुम लोग हाथ ऐसे स्ट्रेट कर देते हो। जब तुम लोग प्लेज लेना स्टार्ट करते हो तो थोड़े टाइम तो मस्त में से हाँ प्लेज लेना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे तुम्हारा हाथ नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब तुमने प्लेज ले लिया, तुम्हारे एंटायर हैंड के ऊपर कंटिन्यूसली ग्रेविटी लग रहा है, और एक कंटिन्यूसली ग्रेविटी तुम्हारा हैंड जब तक शोल्डर, तुम्हारा पूरा बॉडी का हैंड जो रहेगा, वो जब तक उसको होल्ड कर सकता है तब तक वो हाथ वहीं रहेगा। बट विद टाइम ग्रेविटी तो कभी रुक नहीं रही है, बट तुम्हारी एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी ना। तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा हाथ नीचे जाना स्टार्ट करेगा। सेम कंसेप्ट में जब स्टोन को तुमने नीचे से ऊपर फेंका होगा तो नीचे तुम्हारा फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और वो बॉडी ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। बट जब वो ऊपर जा रही होगी, ग्रेविटी कभी रुकती नहीं है। ग्रेविटी ऐसा नहीं सोचती चल ऊपर जाने दे, फिर कभी खींच मन करेगा तो खींच लेंगे, ऐसे तो ग्रेविटी कभी करता नहीं है। तो ये वाले पार्ट में जिस पॉइंट से तुमने इसको रिलीज किया, मतलब यहाँ से तुमने रिलीज कर दिया, अब जैसे जैसे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ग्रेविटी तो कंटिन्यूसली इसको नीचे खींचना स्टार्ट करेगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, उसका स्पीड धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लग जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वेलोसिटी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वहां पर तुम्हारा फोर्स खत्म, तुम्हारी ताकत खत्म। उसके बाद ग्रेविटी उस पर हैवी हो जाएगा, और ग्रेविटी उसको क्या करेगा, फिर से नीचे लाना स्टार्ट करेगा, और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो सर? ये सब हम लोग को पता है, हम लोग रोज करते हैं। तुम क्रिकेट बॉल फेंकते हो ऊपर, फिर टाइम नीचे आ ही जाता है, तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। बट ये टेक्स्ट बुक में है, उसके तुमको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट इज, हमने बोला था ग्रेविटेशन वाला पार्ट में कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जरूर खींचते हैं। मान लेते लोग एप्पल ट्री, उसी से स्टोरी स्टार्ट हुआ तो उसकी बात करते हैं। अगर तुम लोग कोई ट्री के नीचे बैठे हो, एप्पल ट्री और अर्थ है, और तुमने ऑब्जर्व किया कि एप्पल अर्थ पे गिर गया, मतलब अर्थ ने उसको खींचा तो नीचे गिर गया। न्यूटन ने क्या बोला था, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटी होता है। तो बट ऑब्वियस है कि एप्पल कैसे उसका ग्रेविटी होगा, तो एप्पल ने अर्थ को क्यों नहीं खींचा? तो तुम सिंपल बोला, सर क्या बात कर रहे हो, अर्थ कितना बड़ा, एप्पल कितना छोटा। एप्पल के पास इतना पावर ही नहीं कि वो अर्थ को खींच ले अपने पास। मतलब इन दोनों की जो ग्रेविटी तो है, बट एप्पल का इतना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, क्योंकि उसका इतना वजन नहीं है, इसके वजह से वो तो नीचे गिरने वाला था। तो क्या ऐसा है कि ये जो अर्थ है, अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? मामा, चंदा मामा, मून। ओके, अब जो मून अर्थ को सर्कुलेट कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है? इट्स बिकॉज अर्थ के पास एक ग्रेविटी है। तो मैंने क्या बताया था कि लाइक सपोज ऐसा जब बिगिनिंग हुआ था, पूरा सा सिस्टम बन रहा होगा अपना सोलर सिस्टम, अर्थ यहाँ पर था, मून रास्ते से जा रहा था, अर्थ की ग्रेविटी ने इसको पकड़ लिया, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसको ऑर्बिटिंग कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है।
तो अर्थ की ग्रेविटी ने मून को अपनी तरफ खींच के रखा है, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। अब क्वेश्चन इज, जैसे एप्पल तो अर्थ पे गिर गया, वैसे अर्थ की ग्रेविटी मून पे एक्ट कर रहा है, तो ये मून अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता है? इसका रीजन ये है बिकॉज मून के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसके पास खुद का स्पीड है। मून तो रास्ते से जा रहा था, उसके पास खुद का स्पीड था, ये स्पीड की वजह से उसने पकड़ के जरूर रखा है, वैसे खुद का स्पीड है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। अगर ये स्पीड नहीं होता तो ये मून क्या करता, धड़ाम करके आके अर्थ पे गिर जाता। ओके, तो कोई भी हम लोग अगर ऑब्जेक्ट एकदम पर्टिकुलर हाइट 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अर्थ के ऊपर जाकर ऐसे बाहर आके निकल जाएंगे, हम लोग भी गोल गोल घूमेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलोगे तो तुम धीरे धीरे ग्राउंड करके नीचे गिरना स्टार्ट करोगे, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी तुमको क्या कर लेगी, खींच लेगी। बट अगर तुम लोग को किसी स्पीड से फेंक दिया तो तुम लोग भी क्या करोगे, अर्थ का चक्कर लगाना स्टार्ट करोगे। ओके, चल, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, which is bit important and bit clearing concepts of gravitation. It is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity मतलब हम लोग स्मॉल g के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब acceleration due to gravity होता है क्या, समझने का ट्राई करो। कि पहले मैं एक अर्थ ले लेता हूँ और अर्थ का सेंटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो सेकंड पार्ट में एक फॉर्मूला बताया था जो न्यूटन ने ही बताया अपने को, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए था, ये फॉर्मूला फोर्स चेक करने के लिए कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है, लाइक सन और अर्थ। सन के अराउंड अर्थ गोल गोल घूम रहा है, तो सन और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना रहेगा, तो कैसे करोगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। उसी तरह से कि मान लो ये अपना अर्थ है और मैं अर्थ पे दो पर्सनालिटी ले लेता हूँ, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है और इसका एक नाम ले लेते हैं कि मान लो ये है अपना चंगुलाल, ठीक है। और एक पर्सन समझ लो इस पॉइंट ऑफ द अर्थ पे है और इसका हम लोग नाम ले लेते हैं मंगूलाल। तो चंगू मंगू की बात में बात करते हैं कि चंगू और मंगू दोनों ही अर्थ के सरफेस पे है, तो इन दोनों के बीच में दो ऑब्जेक्ट हो गया ना। हम लोग ने क्या बोला, ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट के लिए बात करता है, तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट हो गया और चंगू एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे अर्थ चंगू को खींच रहा होगा वैसे चंगू भी अर्थ को खींच रहा होगा, बट नो डाउट अर्थ ज्यादा बड़ा है, उसने चंगू को पकड़ के रखा है, बट अट्रैक्शन तो बट ऑब्वियस है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय दिस फॉर्मूला। हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑन चंगू कैसा होगा। फॉर्मूला इज व्हाट, एफ सी लिखता हूं, एफ सी इज फोर्स ऑन चंगू वुड बी कैपिटल जी m1 एंड m2 मतलब ऑब्जेक्ट का वजन। एक ऑब्जेक्ट अपना अर्थ है तो अर्थ का वजन मैं कैपिटल M से डिनोट करता हूं बिकॉज अर्थ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू चंगू, एंड स्मॉल m लिखता हूं, एम सी लिख देता हूं, मास ऑफ चंगू, ये बहुत छोटा हो गया, अपॉन d मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से लेके चंगू के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, जो डिस्टेंस बिटवीन दी अर्थ और चंगू है वो एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस इज रेडियस। तो रेडियस हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर, तो डी की जगह पे आ गया आर। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करेंगे, हम लोग को फोर्स ऑन चंगू पता चल जाएगा। ऐसे एक और बात करते हैं, मंगू को क्यों बोलते हैं, फोर्स ऑन मंगू। सो मंगू के लिए भी क्या होगा, एफ एम लिखते हैं, फोर्स ऑन मंगू इज नथिंग बट कैपिटल जी, फॉर्मूला वाला पार्ट, m1 एंड m2 एक मास ऑफ दी अर्थ है और एक मास ऑफ मंगू है, बहुत सारे m हो गए, छोटा सा समझना, और डिस्टेंस इज नथिंग बट आर स्क्वायर। अब तुमको इन दोनों फॉर्मूले में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन वाला पार्ट में क्या दिख रहा है, कैपिटल जी कैपिटल एम और आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये वाला पार्ट दोनों के लिए ही सेम है। दोनों के लिए क्या, अर्थ के सरफेस पे कोई भी रहेगा उसके लिए ये वाला पार्ट तो सेम ही रहने वाला है। अब मास ऑफ जयेश डाल दोगे तो mj लिख दो यहाँ पर, बट ये वाला पार्ट तो चेंज होने वाला नहीं है ना, ये तो हमेशा सेम ही रहने वाला है।
तो इसी वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे पार्ट से, तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगा दिया कि भाई यही चीज को बार बार रिपीट करने से बेटर होगा कि इसको तो हम एक ही बार कैलकुलेट करके रख लेते हैं। ऐसा कैलकुलेशन पॉसिबल कैसे होगा? कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पूरे अर्थ को छोड़ के मार्स पे जाओ, मून पे जाओ, सोलर सिस्टम से बाहर चले जाओ, ये जी तो चेंज होने वाला नहीं है। एम मतलब क्या हो गया? मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का वजन चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता। आर का मतलब क्या है? इट इज द रेडियस, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये वाला पार्ट तो कभी चेंज हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को एक दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट किया और उसको उन्होंने लिख दिया छोटा जी इंटू मास वाला पार्ट एम। तो ये मिल गया फोर्स ऑन चंगू। तो अगर मुझे फोर्स ऑन चंगू कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट इज जी इंटू एम सी, और उन्होंने ये जी के लिए वैल्यू फाइंड कर लिया। तो जी का मुझे क्या मिला फॉर्मूला? तो छोटा जी उन्होंने किससे रिप्लेस किया? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी। ओके, उन्होंने क्या किया? इसको रिप्लेस किया, उसके इसको फॉर्मूला मिला जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये छोटा जी क्या हो गया? ग्रेविटी हो गया। ये जी मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशन हो गया। फर्क क्या समझो, ये जी कभी चेंज नहीं होने वाला, कैपिटल वाला कभी चेंज नहीं होने वाला। स्मॉल जी वाला पार्ट चेंज हो सकता है। कैसे? अगर मुझे ग्रेविटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है तो मैं इसी फॉर्मूला में मास ऑफ द अर्थ डालूंगा। बट अगर मुझे ग्रेविटी ऑफ मून कैलकुलेट करना है तो मैं मास ऑफ द मून डाल दूंगा। अगर मुझे ग्रेविटी ऑफ मास, प्लैनेट मास फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मास ऑफ द मास डाल देंगे। जैसे प्लूटो का करना रहेगा तो मास ऑफ द प्लूटो, मतलब मैं सिर्फ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डालना स्टार्ट करूंगा, उस ऑब्जेक्ट का मुझे ग्रेविटी मिलना स्टार्ट करेगा। सो दिस ग्रेविटी विल बी चेंजिंग फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, but the capital G won't change. It will be constant everywhere in the entire universe. This is the difference between small g and capital G. Okay? चलो, अब टेक्स्ट बुक ने जो डेरिवेशन दिया, ये तो कंसेप्चुअल हो गया, ये समझाने वाला पार्ट टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। टेक्स्ट बुक ने क्या बताया समझते हैं। टेक्स्ट बुक में 3 लाइन का स्मॉल डेफिनेशन, मतलब डेरिवेशन बता दिया है कि जी का वैल्यू ये कैसे आएगा। तो देखो कैसे होगा। फोर्स का 2 फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला हमने 9th में सीखा था, इट इज मा, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने फॉर्मूला सीखा है, फोर्स इज इक्वल टू मा। मा मतलब ए मतलब एक्सेलरेशन, बट हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहे हैं। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। मार्कर है टॉप पे। अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ तो नीचे नीचे गिर गया, सॉरी फिर से देख लो। ऊपर से हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं तो नीचे गिर गया। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है स्पीड, वो किसके वजह से हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो हम लोग एक ही जगह पे क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया एम जी। नेक्स्ट पार्ट, फोर्स का न्यूटन ने फॉर्मूला दिया है, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला को मैंने मॉडिफाई करके लिखा है। जी वाला पार्ट सेम, कैपिटल एम लिखा है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम एम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, और आर मतलब क्या हो गया? इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। लेफ्ट लेफ्ट सेम तो राइट राइट सेम होगा, तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। लेफ्ट वाला पार्ट सेम तो राइट वाला पार्ट भी सेम, तो इक्वेट कर दिया। सामने सामने सेम टू सेम चीज को कैंसिल कर सकते हो, तो ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे g का वैल्यू मिलेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है। ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, कैसा क्यों किया गया था, और यहाँ डेरिवेशन ही प्रूफ किया गया। इसे 4 लाइन का ही है। अगर डेरिवेशन में आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इतना सा तुम लोग को लिखना है। अब तुम सिंपली क्या करोगे? जी का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस इज 6.4 इंटू 10 क्या था यार, भूल गया मैं, वेरी बैड, उल्टा लिख दिया। मास इज 6 इंटू 10⁻24 and it is 6.4 to 10⁻6. Okay. Okay. So ये फॉर्मूला, ये वैल्यू जब तुम इस फॉर्मूला में प्लेस करोगे तो तुमको जी का वैल्यू मिल जाएगा, और जी का वैल्यू उन्होंने डिराइव किया था 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब वैल्यू के साथ मैग्नीट्यूड भी पता होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता होता है। लाइक ये वाला मार्कर नीचे गिर रहा है तो किसी स्पीड से नीचे गिर रहा होगा तो उसका वैल्यू हो गया,
डायरेक्शन पता है नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल में अप्रॉक्स यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। यही अगर मुझे मून का कैलकुलेट करना होगा तो ये जी का चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैं मून का मास चेंज कर दूंगा, तो फॉर्मूला में यूज करूंगा, ग्रेविटी ऑफ द मून मिल जाएगा। ओके, दिस इज द फ्रॉम दिस पार्ट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मास और वेट। अब मास और वेट में क्या फर्क है? ओके ना, मास का मतलब क्या होता है? मास इज नथिंग बट द मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट। मास का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। वेट का मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर। दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है। एमसीक्यू में कंफ्यूजिंग करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तुम लोगों को। मास और वेट में फर्क क्या है? सबसे पहले याद रखना, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ये वाला पार्ट कभी भी चेंज होता नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसका एसआई यूनिट में लिख लेता हूँ, फिर तुम लोग एग्जांपल बता रहा हूँ। एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलो। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इसका फॉर्मूला है, वेट कैलकुलेट करना है मतलब मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, और फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू जी। अब ये क्या है समझो। अगर अर्थ ले लेते हैं और एक पर्सन है जिसका ये अर्थ है, और एक और पर्सन ले लेते हैं, ये मून है। इस पर्सन का जो मास है वो मैं ले लेता हूं 100 kg। ओके, अगर ये पर्सन उड़ के मून के पास चला जाएगा तो ये पर्सन यहां पर आ गया, तो इसका मास अभी भी कितना रहेगा? 100 kg रहने वाला, इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाएगा, उसका जो मास रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होता। तो याद रख लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो अर्थ पे हो, मून पे हो, जुपिटर पे चला जाए, पूरे सोलर सिस्टम से बाहर चले जाए, उसका मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं ट्रू और फॉल्स में घुमा के पूछने का ट्राई करेंगे कंफ्यूज करने के लिए। वेट चेंज हो जाता है। वेट चेंज होने का रीजन क्या है? बिकॉज वेट का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब खींचावट, जो अर्थ के सेंटर पे हो सकता है, किसी भी प्लेनेट के सेंटर की तरफ हो सकता है। और अगर खींचने की ताकत किस पे डिपेंड करता है? अभी बताया था, छोटा जी, ग्रेविटी। अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। क्यों ऐसा? अर्थ का साइज बड़ा है, मून का साइज छोटा है, तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मून का ग्रेविटी। तो जब ये पर्सन ऑन अर्थ रहेगा तो इसका वेट यहाँ पर अलग होगा और इसका वेट मून पे अलग होगा। ओके, अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अर्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मून से अपने को कुछ नहीं, हम लोग अर्थ वाले पार्ट पे रहते हैं। तो अगर अर्थ के लिए बोलेंगे तो इसका मास तो मैंने बोल दिया कि मास इज 100 kg। अगर यही पर्सन का वेट कैलकुलेट करना रहेगा तो कैसे करोगे? तो फॉर्मूला फॉर वेट इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी हम लोग लेते हैं 9.8, तो मास कितना है हमारा? 100, और ग्रेविटी कितना है? 9.8। इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी 980 न्यूटन। दिस इज द वेट ऑफ द पर्सन। तो लोग कभी भी ध्यान रखना, नॉर्मल लाइफ में हम लोग कभी भी वेट, हम लोग बोलते हैं तेरा वजन कितना है, हम लोग क्या बोलते हैं? 60 kg, 70 kg, 100 kg, 50 kg, 40 kg, हम लोग ऐसा कुछ भी केजी में बताते हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते, हम लोग वेट मतलब कभी न्यूटन नहीं बोलते। ये साइंटिफिक टर्म्स है। तुम लोग डेली लाइफ में जब तुम वेइंग मशीन में जाकर खड़े हो जाओगे, अपना वेट कर रहे होगे, वो जो वेट बताएगा आप लोगों को, वो एक्चुअली मास बताता है तुम्हारा, कि तुम्हारा मास कितना है। अगर उस चीज को तुम्हारा ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट वुड बी एक्चुअल वेट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। ओके, विच इज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन।
तो टेक्स्ट बुक के पीछे भी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। तो एक डेफिनेशन पॉइंट लिख लेना, दोनों का यूनिट वाला पार्ट लेना, और एग्जाम्पल जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पर 2-3 पॉइंट्स होना जरूरी है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वाला पार्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब डिफरेंट, लाइक तुम अभी आईपीएल में चलता है, क्रिकेट में देखते हो, बॉलर से बॉल डालते हैं, आस्क फॉर वेरिएशन कि भाई एक बार तुम ऑफ डालो, एक बार तुम राइट डालो, बाउंसर डालो, स्लो डालो, ये वाले पार्ट के तुम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस बोलेंगे। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी का मतलब ग्रेविटी। क्या अर्थ के ऊपर किसी भी सरफेस से चले जाओगे तो क्या ग्रेविटी चेंज होता है कि नहीं होता है? तो ना ग्रेविटी का वेरिएशंस लिया 3 जगह पे। ग्रेविटी कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है? तुमने बोला एक ऑन हाइट, एक लिया है ऑन सरफेस, और एक लिया है टुवर्ड द सेंटर, डेप्थ। डेप्थ मतलब अंदर। ओके, उन्होंने 3 अलग अलग कंडीशन लिया और ये चेक करने ट्राई कर रहे हैं कि क्या अर्थ का ग्रेविटी हाइट चेंज होने की वजह से चेंज हो सकता है क्या। सेकंड, अर्थ के किसी भी सरफेस पे चले जाओ, क्या ग्रेविटी सेम रहता है या अलग अलग होता है, या फिर मैं अर्थ को डिग करके अंदर चले जाऊं तो क्या ग्रेविटी तभी भी सेम रहता है क्या या अलग होता है। ये वाला पार्ट चेक करने के लिए उन्होंने 3 कंडीशंस निकाला। इसी वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। पहले हम हाइट के बारे में बात करते हैं, बहुत सिंपल टर्म है कि अब ये तुम्हारा अर्थ और सेंटर है। अब ये वाले पार्ट में क्या होगा, अगर पर्सन एक यहाँ पर है, मतलब सरफेस पे, जैसे जैसे हम लोग अर्थ को छोड़ के ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग सेंटर से दूर जाना स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जितना नजदीकियां रहेगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे जैसे दोनों का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग सेंटर से दूर जा रहे हैं, बिकॉज ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। अगर पर्सन एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्टेंस सेंटर से दूर हो गया। अगर डिस्टेंस सेंटर से दूर हो जा रहा है इसका मतलब उसका ग्रेविटी धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। उसके लिए जब हम अर्थ को छोड़ के ऊपर आसमान में जाना स्टार्ट करेंगे, अर्थ का ग्रेविटी हम लोग को नीचे खींचने का पावर धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट ये वाला पार्ट इनिशियल हाइट्स के लिए नहीं होता। लाइक तुम 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, लाइक एग्जांपल लेता हूँ, 10 किलोमीटर ज्यादा हो गया, कि एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और एक 40th फ्लोर पे रहता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसका ग्रेविटी ज्यादा है और जो 40th फ्लोर पे रहेगा उसका ग्रेविटी कम एक्ट कर रहा है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा नहीं, मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस रहेगा तो उस पर इतना कुछ ग्रेविटी का फर्क पड़ता नहीं है। बट जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाइक 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी क्या होगा, ट्रेमेंडसली नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमने अभी देखा था, लाइक पहले न्यूमेरिकल समझाता हूँ। 1/2 का कुछ आंसर होगा, 1/5 का कुछ आंसर होगा। 1/2 को तुम डिवाइड करते हो तो उसका आंसर आता है 0.5। 1/5 को डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 0.2। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ने लगेगा तो उसका आंसर भी क्या होगा, कम होने लगेगा। ये समझ रहे हैं ना, नीचे 2 था, छोटा नंबर था तो वैल्यू बड़ा आया, नीचे नंबर बढ़ा गया तो ऊपर का आंसर क्या हो गया, छोटा हो गया। यहां पर हमने ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी देखा था, जी का वैल्यू क्या है, गुड मॉर्निंग, जी एम अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। एक डिस्टेंस ये वाला है और एक डिस्टेंस ये वाला है। तो तुम लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो आर बढ़ गया। अगर आर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। उसके लिए ऑन द हाइट, अर्थ को छोड़ के ऊपर जाके ग्रेविटी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन हाइट क्या होगा, ग्रेविटी विल डिक्रीज। मैं एरो बनाकर समझा देता हूँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऑन सरफेस। सरफेस की बात करें तो अर्थ जो गोला है, इट्स नॉट गोला, इट्स नॉट सर्कुलर एक्चुअली, इट इज बल्जी। अब डायग्राम तो एग्जैक्टली नहीं बन रहे हैं हमारे अर्थ के, बट थोड़ा सा बता देता हूँ समझाने के हिसाब से। ओके, सपोज दिस इज योर अर्थ एंड अर्थ वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, दिस इज योर पोल एंड दिस इज योर इक्वेटर। थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा ही होगा।
हाँ सर, बड़ा है। कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं आप लोगों को। हम लोग पढ़ाकू बच्चे हैं। सो दिस इज अ पोल, दिस इज अ इक्वेटर। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, बिकॉज अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूमने की वजह से वो पोल पे थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, ऐसा फ्लैटेंड वाला पार्ट। और जो इक्वेटर वाला पार्ट है थोड़ा सा बल्जी हो गया, बल्जी मतलब थोड़ा सा बाहर निकल गया। इसके वजह से क्या होता है, जो अर्थ का सेंटर है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अर्थ जब अपने एक्सिस से गोल गोल घूमता है वो एंटायर स्फीयर नहीं है, पूरा सर्कुलर वाला पार्ट नहीं है, वो पोल से थोड़ा सा फ्लैटेंड है। टेक्स्ट बुक का वर्ड यही है, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल एंड बल्जी एट द इक्वेटर। बल्जी का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है तुम्हारा इक्वेटर साइड का। इसकी वजह से यहाँ पर रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पे रेडियस थोड़ा सा कम होगा। अभी हमने बताया था डिनोमिनेटर्स का वैल्यू अगर चेंज होता है तो आंसर में भी चेंज आता है। तो ये वाले पार्ट में मैं तुम लोगों को पूछूं कि अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा किधर होगा, तुम लोग बोलोगे बट ऑब्वियसली सर यहाँ पर रेडियस कम है। अगर रेडियस कम होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाएगा। तो पोल पे जो ग्रेविटी होता है वो होता है मैक्सिमम, और इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होता है वो होता है मिनिमम। इसका वैल्यू है अराउंड 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू याद रख लेना पोल का। एंड एट द इक्वेटर इज समपॉट 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक्स्ट का वैल्यू दिया है, मार्क करके रख लेना उसको। ओके, तो इसका ये भी मतलब हो गया, अगर कोई पर्सन पोल पे जाकर अपना वेट चेक कराएगा और कोई पर्सन अगर इक्वेटर पे अगर वेट चेक कराएगा, उसके वेट में थोड़ा बहुत फर्क दिख सकता है। क्यों? क्योंकि वेट पूरा डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अगर ग्रेविटी ही चेंज हो गया तो उसका वेट तो चेंज होगा। मास डज नॉट चेंज बट द ग्रेविटी चेंजेस ड्यू टू द द वेट चेंजेस ड्यू टू द ग्रेविटी। यहाँ पर ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे पोल पे मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे थोड़ा सा मिनिमम होगा। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज इट इज बल्जी एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल। ओके, अब बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ मतलब हम लोग अर्थ को डिग कर रहे हैं। अर्थ है किधर एक्चुअली, जहां पर हम खड़े हैं वही हमारा अर्थ वाला पार्ट है। तो हम लोग डिग करना स्टार्ट करेंगे, मतलब हम अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे। तो बट ऑब्वियसली ये लॉजिक बहुत कॉमन है, तुम लोगों को दिमाग में आ ही गया होगा कि ये तुम्हारा अर्थ वाला पार्ट है। अगर मैं अर्थ के सरफेस पे यहाँ खड़ा हूँ और ये तुम्हारा सेंटर है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, मतलब हम लोग अर्थ के अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं अर्थ के अंदर, मान लो मैं अर्थ के यहाँ पर आ गया, डिग करते करते मैं अर्थ के यहाँ पर आ गया, अब क्या ग्रेविटी बढ़ेगा कि कम होगा, तुम लोग बताओ। तो तुम लोग बोलोगे बट और वैसे सर पहले डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस इतना ही हो गया है। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली फॉर्मूला के हिसाब से ग्रेविटी बढ़ जाएगा, बट विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। उसका रीजन ये है, ग्रेविटी सिर्फ रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एक और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है विच इज द मास। अब मास का फर्क क्या पड़ रहा है, देखो अगर पर्सन यहाँ पर आ गया तो उसका सेंटर से डिस्टेंस ये होगा, तो रेडियस ये हो गया। रेडियस जहां होगा तो सर्कल भी तो उतना ही होगा। तुम्हारा सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल भी इतना से हो गया। तुम्हारा अर्थ छोटा हो गया बिकॉज तुम डिग करते करते अंदर चले गए हो। तो जो ऊपर वाला मास है ऑफ द अर्थ, ये वाला पार्ट तुम्हारे फॉर्मूला में कैलकुलेट ही नहीं होगा, दिस वोंट बी कंसिडर्ड बिकॉज रेडियस छोटा हो गया। तो जो मास कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रेविटी के लिए वो वाला पार्ट भी कम हो गया, और ये कम होने की वजह से ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, कम होगा। So as we go deeper towards the center of the earth, the gravity is zero. Important question. Question textbook के पीछे ये दिया है, why the gravity of the earth is zero at the center. वो zero क्यों है? Because जैसे जैसे तुम लोग अंदर जाओगे तो रेडियस कम, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कम होगा। तो बच्चों को यही लगता है बिकॉज डिस्टेंस कम हो रहा है तो ग्रेविटी तो जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि हमने यही समझने का ट्राई किया था यहाँ पर। बट रेडियस कम होने की वजह से जो सर्कल बन रहा है, बिकॉज ग्रेविटी मास पे भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो मास कंट्रीब्यूट करता है ग्रेविटी के लिए वो वाला पार्ट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके लिए जैसे तुम लोग सेंटर पे जाना स्टार्ट करोगे, रेडियस भी जीरो, मास भी जीरो, तो ग्रेविटी भी क्या होगा, जीरो। तो लिख देते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ gravity is zero, an important part. Okay, so in this session we are going to do this much only. Thank you for the day and bye bye.